So hello everyone, how are you all beta? Once again I am standing in front of you to teach physics and we are going through with what? Newton's laws of motion. This is our chapter and its name is what? Newton's laws of मोशन। तो हम इसको पढ़ रहे थे और हमने अब तक क्या पढ़ा था? तो हमने लास्ट लेक्चर में स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लास्ट चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये काल्पनिक फोर्स होते हैं, इमेजिनरी फोर्सेस होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड वी आर स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या होता है स्यूडो फोर्स। तो टुडेज टॉपिक इज व्हाट? स्यूडो फोर्स। तो देखते हैं स्यूडो फोर्स में क्या है। तो हमको देखना है स्यूडो फोर्सेस के बारे में। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है? ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो हमको फील होता है, जो हमको क्या होता है? फील आउट होता है कि हम पे कोई चीज़ लग रही है। जैसा आपने लिफ्ट में देखा था, लिफ्ट में क्या आपने देखा था कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका वेट क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसा इमेजिन होता है कि आपका वेट, अपरेंट वेट इंक्रीज कर गया। हमने ड्राइव करा था और लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपका वेट क्या हो गया? घट गया। उसी प्रकार से ये सब कुछ होता है। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। इसमें एग्जाम्पल में ये है बेटा कि ये कोई एक फ्रेम है, एक कोई ट्रॉली है जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है। इस डायरेक्शन में क्या हो रही है? ये मूव कर रही है। अब आप आदमी को देखिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है अपने को? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना होता है, फिर ये आता है। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या होता है कि ये कोई एक व्यक्ति है जो कि इस ट्रॉली के अंदर है। कहाँ पर है? ये ट्रॉली के अंदर है और ये पर्सन कहाँ है? बाहर खड़ा हुआ है। तो जब तक ये ट्रॉली इधर मूव करेगी और ये पर्सन बाहर रहेगा तो इसको ये पर्सन कैसा दिखेगा? मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, और अगर क्या हो गया, ये पर्सन भी इस ट्रॉली के अंदर आ गया तो अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो जाएंगे। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में हो जाएंगे? रेस्ट में आ जाएंगे। तो इसमें हम चूज करेंगे कि ऑब्जर्वर कहाँ है, तो उसके हिसाब से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बनाएंगे। तो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो। ये होता है बेटा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। नहीं पढ़ा है तो फिर से बता दे रहा हूं, ये क्या होता है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड का कंपोजिशन। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर्शियल, अभी आगे भी देखेंगे स्लाइड्स में आप, इनर्शियल, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है भाई, तो एक हो गया इनर्शियल फ्रेम और दूसरा कौन सा हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। और नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। मतलब बॉडी किसी ना किसी एक्सेलरेट फ्रेम किसी ना किसी एक्सेलरेशन से चल रहा होता है। तो यही लिखा हुआ है, whether or not you are moving depend on the point of view। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। कि अगर बाहर खड़ा हुआ है तो आपको मूव करता हुआ ये व्यक्ति दिखेगा और अगर अंदर खड़ा हुआ है तो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? ये रुका हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स कैट, इस तरीके से दिया हुआ है, द वुमेन इज इन रेड इज स्टेशनरी। अगर अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा? स्टेशनरी, एट रेस्ट हो जाएगा। एंड फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स कैट द वुमेन इन रेड इज मूविंग, और बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मूविंग। तो क्या होगा? सो व्हाट इज इट? तो ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअल में हो क्या रहा है? अंदर चले गए तो रुक गया, बाहर चले गए तो चल रहा है। ये क्या है? इज शी इज मूविंग और इज शी इज स्टेशनरी, ये हमको चेक करना है। और ये कौन डिसाइड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आगे देखते हैं। चलिए, इसके बाद में इसका दूसरा एग्जांपल जो इनर्शियल फ्रेम है और नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके बारे में देखते हैं। जब तक ये एक बस है, सपोज कर लीजिए बस है एंड दिस बस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन एंड इट्स वेलोसिटी इज हाउ मच? 20 किलोमीटर पर आवर। इट मूविंग विद व्हाट? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये बस इस साइड में चल रही है। अब क्या हुआ? एक इस बस के अंदर देखिए, इस बस के अंदर ये कोई एक वुमेन है और ये कोई क्या है? एक बॉल है। तो बॉल और बस दो के दोनों कैसे हैं? स्टेशनरी। दो के दोनों कैसे हैं? स्टेशनरी, क्योंकि जितना इसकी वेलोसिटी उतनी इसकी वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि वुमेन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच? v, लेट कर लिया हमने, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, जो बॉल है, बॉल
इसकी वेलोसिटी भी कितनी है v, सो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया 0। तो इस केस में अगर मैं बस को इनर्शियल फ्रेम मान लूं तो यहां पर अगर मैं क्या कर लूं, इफ बस इज फ्रेम, इफ बस इज फ्रेम, then it is which frame? Acceleration is 0, it means it is inertial frame. It is what? It is inertial frame. अब केस सेकंड देखते हैं। देखते क्या है इस केस सेकंड में कि ये बस है और यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और मैं इस बस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं इस बस को क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये बस मुझे किधर जाती हुई दिख रही है, इस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। तो इस बस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस समय विद रिस्पेक्ट टू माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मैं हूं और मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मदद से, तो विद रिस्पेक्ट टू माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब बस कैसी फील करेगी, बस एक्सेलरेट करेगी। बस क्या हो रही है, बस में एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेट कर रही है। सो अब ये कौन सा केस हो गया, सो इट इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, ठीक है, इट इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये समझ में आया क्या होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है भाई 0, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है, नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ये दो केसेस के बारे में इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं तो हम इस केस को, वही दिया हुआ है यहाँ पर भी बताया गया है कि एक एग्जाम्पल से कंसिडर करा गया है। ट्रॉली में आप बैठे हुए हैं तो उस कंडीशन में अगर ये ट्रॉली दोनों चली, दो के दोनों रेस्ट पे हो गए तो कौन सा हो गया, इनर्शियल। और अगर आप यहाँ से हट के नीचे आ गए तो कौन सा हो गया, नॉन इनर्शियल। उसको हमने लिख रखा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ हम फ्रेम्स को किस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेम के हमने दो क्लासिफिकेशन करा, एक मूविंग फ्रेम और एक स्टेशनरी फ्रेम। तो देखिए ये एक ये आ गया और एक क्लासिफिकेशन कौन सा आ गया, ये आ गया। अब देखिए मूविंग फ्रेम के भी दो हिस्से आ गए। मूविंग फ्रेम का एक हिस्सा ये आया मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और दूसरा हिस्सा आया मूविंग विद एक्सेलरेशन। जब कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब v इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स बेटा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हाउ मच, 0। इस कंडीशन में a कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक है, जो भी हमने पीछे पढ़ा। अब यहाँ देखिए, अगर मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन से चल रही है तो क्या हो गया, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए क्या होता है, ये होता है नॉन इनर्शियल। अभी हम फ्रेम ही पढ़ रहे हैं, स्यूडो पे नहीं गए हैं, ठीक है। मूविंग फ्रेम्स, नॉन मूविंग स्टेशनरी फ्रेम्स, मतलब क्या हो गया कि क्या कंडीशन हो गई, आप जैसे बस में ही बैठे हुए थे तो आपके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा पैसेंजर आ गया, ये A और B, तो इन केसेस पे ये स्टेशनरी फ्रेम्स में दो के दोनों स्टेशनरी रुके हुए हैं, तो ये भी इनर्शियल में ही आएगा। ये भी किस में आएगा बेटा, इनर्शियल में ही आएगा। तो लिखा हुआ है नोट, फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज व्हाट, स्टेशनरी, दैट इज नॉन मूविंग बॉडी फ्रेम आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। तो यही लिखा हुआ है, ये कौन से फ्रेम होगा, इनर्शियल। एंड न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। इनर्शियल फ्रेम में आप जानते हो न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं। हाउएवर फ्रेम्स मूविंग, जो मूव कर रहे हैं उनमें क्या कंडीशन होती है, वो एक्सेलरेशन करते हैं और वो क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, अब जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं वो स्यूडो फोर्स को जनरेट करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या करते हैं भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम स्यूडो फोर्स को जनरेट करते हैं। देखिए क्या होता है, अभी तक आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, एंड न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पर नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया तो वहां पर न्यूटन्स के लॉ नहीं एक्सप्लेन होते हैं। तो हमको वो चीज समझनी है कि कैसे नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक कोई बस ले ली,
ये क्या है, कोई एक बस है और ये बस इधर एक्सेलरेट करी v वेलोसिटी से और यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है इस हैंडल को होल्ड करके, ठीक है, एक पर्सन है जो यहाँ से एक हैंडल को होल्ड करा हुआ है। तो क्या होगा, अगर बस इधर चलेगी तो ये पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या होगा, पीछे की डायरेक्शन में जाएगा। अब सवाल ये आया, ये पीछे की डायरेक्शन में क्यों गया, ये पीछे के डायरेक्शन में क्यों गया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक फोर्स लगा होगा और उसी फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखते हैं आगे चल के, इनर्शिया के खातिर, किसके खातिर, इनर्शिया खातिर। इसको गैलीलियो ने भी बताया, तो वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आगे हम देखते हैं किस तरीके से आया। अब देखते हैं, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, एक ट्रेन है, यहाँ पर कहीं पर सोनू खड़ा हुआ है, सोनू है ये, और ये कोई बॉक्स ए है और ट्रेन के अंदर कोई बॉक्स बी है। अब देखिए, द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग विद सम एक्सेलरेशन ए इन दिस डायरेक्शन। ट्रेन क्या हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब होगा क्या, सोनू के ऊपर क्या कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, इसके ऊपर कुछ लग रहा है, नहीं, लेकिन होगा क्या, अगर आप इस कंडीशन को देखें, इस कंडीशन को देखें अगर आप, तो इधर इसमें एक कोई स्यूडो फोर्स लग रहा है, इस बॉक्स पे क्या लगा, स्यूडो फोर्स लगा। क्यों, इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे थी और ये भी रेस्ट पे थी, तो जैसे ही ट्रेन चलेगी तो इस पे एक पीछे के डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को ओवरकम करने में नेगेटिव ऑफ दिस एक्सेलरेशन, अप्लाइड फोर्स के एक्सेलरेशन में एक फोर्स लगेगा और वो क्या कहलाएगा, स्यूडो फोर्स कहलाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हुई। इसको और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये पूरा इसके बारे में लिखा है, आप साइड को पॉज करके पढ़ के देखिएगा। यहाँ तो एक क्वेश्चन आ गया, मैं आपको यहीं चलिए बताता हूँ कि किस तरीके, सपोज करते हैं यहाँ देखते हैं, हमारे पास यहाँ जगह है, तो हम इस स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। तो जैसे देखिए लिफ्ट वाला ही केस आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप वो देखा हुआ है आपने। तो ये कोई एक लिफ्ट है हमारे पास में और यहाँ पर कोई एक पैसेंजर खड़ा हुआ है, मतलब एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है इस तरह से। अब देखिएगा ध्यान से, और लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। तो होगा क्या, इस बॉडी के ऊपर नीचे तो एक mg फोर्स लग रहा है, लेकिन इस एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में इसमें एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कहते हैं fp, और ये कितना होगा, ये होगा m ऑफ माइनस ए, m ऑफ व्हाट, माइनस ए, एंड दिस फोर्स इज सेड टू बी व्हाट, स्यूडो फोर्स। तो यहाँ पर जो f आया है वो कितना आ गया है, वो आ गया m टाइम्स ऑफ व्हाट, माइनस व्हाट, ए, ठीक है। तो दैट इज द स्यूडो फोर्स, अप्लाइड एक्सेलरेशन से उल्टे डायरेक्शन में लगता है। जैसे देखिए एक रोलर कोस्टर होता है, ये होता है, और यहाँ पर कुछ लोग क्या होते हैं, इसके अंदर इस तरीके से बैठे होते हैं, ये कोई पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ। अगर ये कोस्टर ऐसे करके मूव करता है तो लोग कहाँ, बाहर की तरफ ऐसे करके ये मूव करते हैं। वो क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। वो क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक्सेलरेशन होता है v²/r। आप ये पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन चैप्टर में। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc मान लेते हैं, ये होता है mv²/r, ठीक है। ये कितना होता है, mv²/r। तो बस सिर्फ आपको समझना है कि स्यूडो फोर्स क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स है उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है। किसके खातिर जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, जिस पे है उस बॉडी के मास के ऊपर लगना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और वो कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन ये है, अ पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन। ये कोई एक ट्रेन है, ठीक है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। ये ट्रेन a एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रही है, ठीक है भाई, एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दी हुई है। फाइंड एंगल थीटा, आपको थीटा निकालना है इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है भाई, एंड ऑल्सो कैलकुलेट टेंशन, ठीक है। तो थीटा निकालना है, तो पहले इसकी देखते हैं FBD। तो इस पर टेंशन किधर लगेगी, तो आंसर आया, इस बॉडी के ऊपर टेंशन जो लगेगी वो लगेगी इस डायरेक्शन में, इसमें टेंशन लगेगी T, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर नीचे क्या लगेगा, आंसर आया mg, बिकॉज इट्स मास इज व्हाट, m। अब देखिए अगर मैं इसकी FBD बनाऊँ, इतनी सी बॉडी की FBD बनाऊँ तो कैसे बनेगी FBD, ध्यान से देखिएगा। आप इसको स्यूडो में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, सिंपल FBD बनाइए। आप देखिए जब मैं इसकी FBD बनाऊंगा तो ये बॉडी M थी, इसके ऊपर मास कहाँ लग रहा है, आंसर आया नीचे mg लगा। नीचे की साइड में क्या लगा भाई, इसके अंदर mg लगा।
और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर इस पे, इस बॉडी पे अभी तक कुछ नहीं है, तो मैंने मान लिया एक कंपोनेंट ऊपर बनाया और इसका एक इस साइड में क्या लग रहा है, इसमें टेंशन क्या लग रहा था, टी। चलिए मैं दोबारा बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा सा समझ में आ जाएगा आपको। हियर ये बॉडी M थी, अब इस पे नीचे क्या लग रहा था, एक mg लग रहा है फोर्स, और इस डायरेक्शन में इस बॉडी पे क्या लग रहा है, टेंशन T लग रहा है। और ये इसके रिस्पेक्ट में एक एंगल बना रही है, कितना बना रही है, थीटा। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट में। T को एक ये ले लिया मैंने एक्सिस, और एक एक्सिस मैंने इसकी ये ले ली। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको आप आगे तक बढ़ाइए, इसको आप क्या करिए, इस कंपोनेंट को आगे तक बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए, कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब मैंने इसको अगर नीचे तक इस तरीके से बढ़ाया है तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है, 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आंसर आया 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल फिर कितना हो जाएगा कि पूरा कितना है 90, तो ये कितना हो गया, थीटा। अब टी का कंपोनेंट इस साइड क्या हो जाएगा, आंसर आया टी कॉस थीटा, और टी का कंपोनेंट इस साइड क्या हो जाएगा, नीचे की साइड में क्या हो जाएगा, आंसर आ गया टी साइन थीटा। अब हो गया सॉल्व। अब ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में, F इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो F कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, वो कितना हो गया, एक्सटर्नल। F इज इक्वल टू हाउ मच, m इंटू ए। क्वेश्चन सॉल्व। ये फोर्स इसके बराबर, ये फोर्स इसके बराबर, तो क्या हो गया यहाँ पर हो गया T साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, mg। और ऐसे ही क्या हो गया बेटा, T कॉस, नहीं सॉरी, ऊपर वाला T कॉस है, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आया T कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच भाई, mg आ गया। और ऐसे ही ये दोनों फोर्सेस इक्वेट हो जाएंगे, ऐसे हम लिख लेंगे कि T साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू दिस इज एक्सटर्नल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ना, तो इस पे स्यूडो किधर लगेगा, इधर डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया भाई, PS हो गया, और ये PS क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दिस, तो दैट इज m इंटू वॉट, माइनस का a। जनरली एम ए तो इधर लग रहा है, तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। दोनों को इक्वेट कर लीजिए, अगर आप मॉड फॉर्म में लेना चाहें तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, कोई ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई, तो स्यूडो अपोजिट है, इसलिए मैं अब यहाँ साइन पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन क्या ले लिया, अपोजिट ले लिया, तो ये कंडीशन लगाई। तो अब जरा देखिए मैं क्या कर दूँ, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ भाई फर्स्ट से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी ऑफ साइन थीटा अपॉन टी ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, m इंटू ए अपॉन m इंटू वॉट, g। t से t कैंसल्ड हो गया, टेन थीटा आ गया, कितना आ गया आपके पास में, टेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, m एंड m विल कैंसिल आउट, a अपॉन g आ गया। अगली स्लाइड में देखते हैं, तो आपके पास में क्या आया भाई, आगे खाली जगह हमने छोड़ रखी है, तो यहाँ से हमारे पास में बच्चे टेन थीटा कितना आ गया भाई, देखिए टेन थीटा आ गया आपके पास में a अपॉन g, तो ये कितना आ गया, a अपॉन g। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ a अपॉन g। ये हमारे पास बात निकल के आ गई। हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन। तो ज़रा देखिए उस क्वेश्चन को अगर हम पीछे रिपीट करें तो हम टेंशन कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें टेंशन फाइंड आउट करना है। आपके पास में क्या निकल के आ गया, टेन थीटा निकल के आ गया। क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हो, क्या आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये इक्वेशन यूज़ करी, क्या यूज़ करी हमने इक्वेशन, दैट इज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, mg। ये एंड t आपको कितना दे रखा है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, टेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, a अपॉन g। तो अगर एक ट्राइंगल बना लें और ये एंगल हम अगर थीटा ले लें, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी a, और ये क्या हो जाएगी g। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस वॉट, a स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल के हिसाब से बता सकते हैं क्या। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज g अपॉन अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस वैल्यू हेयर। तो ज़रा देखिए क्या निकल के आता है बेटा आपके पास में, आपके पास निकल के आ जाता है t टाइम्स ऑफ हाउ मच, g
अपॉन हाउ मच, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से g से g क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो t कितना निकल के आ गया, m टाइम्स ऑफ अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। So this is your answer. It is in what? Tension is in what? Newton. तो ये कुछ चीज़ें थी किसके ऊपर बेस्ड थी, स्यूडो फोर्स के ऊपर। आपको अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि अगर ये कोई एक ट्रॉली है, ठीक है, और इस ट्रॉली के व्हील लगे हुए हैं और ये ट्रॉली ए दिया हुआ है, इट इज़ गिवन टू बी हाउ मच, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and here is the ball which is initially in this stage, and finally when it is moving it reaches here, it is making an angle of what, 60 degree, its mass is how much, suppose 5 kg। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड आउट करना है टेंशन। सॉल्व इट, जरूर सॉल्व करिएगा, मुझे यकीन है कुछ लोग जरूर सॉल्व करके इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आज बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे ने आंसर निकाला एक क्वेश्चन का इस लेक्चर में, स्प्रिंग फोर्स में था, और एक बच्ची ने और बेटा एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया था। हम अभी आगे क्वेश्चंस में जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिख नहीं सकता कमेंट सेक्शन में उसका सोल्यूशन, तो ऐसे ही बोर्ड पर करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, स्यूडो फोर्स।